हेलो एवरीवन, आइए आज बात करते हैं इम्यून सिस्टम ऑर्गन की। तो देखिए, इम्यून सिस्टम में जब ऑर्गन की हम बात करेंगे तो दो तरह के ऑर्गन हमारे पास होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स। तो प्राइमरी ऑर्गन्स हमारे पास बोन मैरो और थाइमस हैं, और सेकेंडरी में देखिए ये स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, एडिनॉइड्स, अपेंडिक्स, पेयर पैचेस, ये सारे हमारे सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं। तो प्राइमरी ऑर्गन्स का काम क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, इम्यून सेल का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, और बी और टी लिम्फोसाइट का यहाँ पे मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो देखिए बोन मैरो में इम्यून सेल का प्रोडक्शन हुआ और साथ साथ बी सेल का मैच्योरेशन भी हुआ। तो इम्यून सेल में जितने भी सेल हैं सबका प्रोडक्शन यहाँ बोन मैरो से हुआ, और इंक्लूडिंग टी सेल। तो टी सेल का भी प्रोडक्शन जो हमको बोन मैरो में ही देखने को मिलता है। बस फर्क क्या होता है कि टी सेल का प्रोडक्शन यहाँ देखने को मिला बोन मैरो में, लेकिन मेच्योर यहाँ नहीं होती है, ये जाके थाइमस में मेच्योर होती है। ठीक, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि बोन मैरो में सारे इम्यून सेल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन मेच्योर सिर्फ बी सेल होता है, बी और टी की बात करें तो, और थाइमस में टी सेल का मेच्योरेशन होता है। ठीक, तो ये चीज़ हुई। और सेकेंडरी ऑर्गन जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, एडिनॉइड्स, अपेंडिक्स और पेयर पैचेस, तो ये सारे क्या करते हैं, अलाउ इम्यून सेल टू इंटरेक्ट विद एंटीजन। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती है ना, ये सेकेंडरी ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं इसमें। यानी इम्यून सेल का एंटीजन से जो इंटरेक्शन होता है, उसके बीच में जो लड़ाई ढड़ाई होती है, हाँ, सारा जो होता है ये सेकेंडरी ऑर्गन्स करते हैं, और इसमें मोस्टली लिम्फ नोड और स्प्लीन सब करते हैं। तो सबका अलग अलग काम है, सबके ताल्लुक से हम बात करेंगे। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम्स। अब आइए हम सबसे पहले बात करते हैं लिम्फ नोड की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये हमारा एक टिपिकल लिम्फ नोड है, और लिम्फ नोड का ये देखिए डायग्राम है, और ये देखिए इसकी हिस्टोलॉजी है। ठीक है, हिस्टोलॉजी और डायग्राम हम दोनों को मिला के चलेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर जो है ये अफरेंट लिम्फ है। तो जहाँ से भी हमको लिम्फेटिक देखने को मिलेंगे, तो कितने भी देखिए कितने सारे अफरेंट लिम्फेटिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिम्फ इसमें इंटर होगा, और ये देखिए ये बाहर वाला हिस्सा ना, ये कैप्सुलेटेड होता है। तो पता चला लिम्फ नोड कैप्सुलेटेड होगा, और ये कैप्सूल जो होता है ना, देखिए अंदर इनविजिनेट होता है। तो इसको हम बोलते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा गया, इसको हम बोलते हैं ट्रेबिक्यूल्स। ठीक है, तो ये ट्रेबिकुलेटेड होता है, कैप्सुलेटेड भी हुआ, फिर अंदर घुसा यानी ट्रेबिकुलेटेड भी हुआ। और उसका फिर यहाँ पे देखिए 3 जोन होते हैं। पहले हम बताएं 3 जोन। तो 3 जोन कौन कौन से होते हैं? जो बाहर वाला होता है इसको हम कॉर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए बाहर वाला कॉर्टिकल हो गया, और ये जो एकदम अंदर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मेडुला। ठीक है, तो ये कॉर्टिकल हो गया और ये मेडुला हो गया, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पैराकॉर्टेक्स। ठीक, तो ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला और ये पैराकॉर्टेक्स। तो इस तरह से हुआ 3 हिस्से में। अब देखिए सबसे पहले हम एफरेंट लिम्फेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो एफरेंट लिम्फेटिक देखिए यहाँ से आते हैं, और यहाँ से देखिए एफरेंट लिम्फेटिक से फिर यहाँ पे जो ये इस तरह आते हैं, इस तरह, तो इसको बोलते हैं सब कैप्सुलर साइनस। फिर ये जब और अंदर आते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल साइनस। ठीक है, तो कॉर्टिकल साइनस हो गया। फिर कॉर्टिकल साइनस के बाद ये जब और अंदर आते हैं तो इसको हम बोलते हैं मेडुलरी साइनस। फिर देखिए बहुत सारे मेडुलरी साइनस यहाँ पे आपस में मिल जाएंगे जितने भी हैं, और फिर ये मेडुलरी साइनस आपस में बना लेंगे इफरेंट लिम्फ। तो इफरेंट लिम्फ के थ्रू ये यहाँ से निकल जाएंगे और चले जाएंगे अगले लिम्फ नोड में। ठीक है, तो अगले लिम्फ नोड में देखिए ऐसे ऐसे आएंगे, और फिर यहाँ से फिर इस तरह ये एजाइगस वेन के थ्रू ये ड्रेन हो जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो ये चीज़ हुई। तो यहाँ पे हम लिम्फ फ्लो की बात कर लिए। अच्छा, लिम्फ फ्लो की बात की। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा कॉर्टिकल जोन होता है ना, इस कॉर्टिकल जोन में देखिए ये बी सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बी सेल ये कॉर्टिकल जोन में प्रेजेंट होते हैं, और बी सेल का काम क्या होता है कि ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं। तो जब तक ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट नहीं होते हैं ना, और यहाँ पे ये रहते हैं, तो ये फॉलिकल के फॉर्म में रहते हैं। तो देखिए फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, ये क्या होता है हम बताएं। ये देखिए ये बी सेल ही है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल बी सेल है, लेकिन यहाँ पे हमको प्रोलिफरेशन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट, क्योंकि सारे जितने भी बी सेल होते हैं सबका अलग अलग काम होता है, यानी सबका एंटीजन स्पेसिफिसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो अब यहाँ पे ये जब काम नहीं करता, कोई एंटीजन नहीं आया, तब तक ये देखिए डेंस रहता है। ठीक है, जब डेंस है तो पता चला कि इसमें हमको प्रोलिफरेशन नहीं देखने को मिला है, तो इसको हम डेंस देखते हैं, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन जैसे कोई एंटीजन आया, ठीक है, लिम्फेटिक के थ्रू कोई एंटीजन आया, और एक स्पेसिफिक बी सेल जो है ये पकड़ लिया कि अच्छा इसमें मेरा रोल है, इसमें मुझे जो है प्रोलिफरेट करके प्लाज्मा सेल बनाना है और बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन करना है। तो जब ये प्रोलिफरेट करेगा ना, तो हमको मालूम है कि डीएनए जो होता है जब तक प्रोलिफरेशन नहीं होता तब तक कंडेंस रहता है, लेकिन जब प्रोलिफरेशन होता है तो डीएनए जो होता है ये खुल जाता है। डीएनए खुल जाता है तभी हमको यहाँ पे एमआरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं, वही चीज़ यहाँ पे काम करती है कि यहाँ पे देखिए ये अब ओपन हो गया, और जब ये ओपन हो गया तो बीच वाला जो जोन हमको देखने को मिला ना, ये थोड़ा पेल देखने को मिलता है, और इसको हम बोलते हैं जर्मिनल सेंटर। ठीक है, तो जर्मिनल सेंटर के किनारे वाला जो जोन होगा इसको हम बोलते हैं मेंटल जोन या मार्जिनल जोन, और ये वाला जो होता है इसको हम जर्मिनल सेंटर बोलते हैं। ये हम लिम्फ नोड के टॉपिक में बहुत अच्छे से बात की है, एक बार फिर से यहाँ पे दिखाएं। ये देखिए जब बी सेल का होता है कोलोनल प्रोलिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए मेंटल जोन हुआ, ठीक है, बाहर वाला जोन, और ये अंदर जहाँ पे जर्मिनल सेंटर होता है, यहाँ पे ये देखिए ये हिस्सा होता है, ये पेल होता है, और इसी को हम बोलते हैं जर्मिनल सेंटर। तो ये जर्मिनल सेंटर है, और इसको हम जो है एंटीबॉडी के टॉपिक में भी अच्छे से बताए हैं, और जहां हम लिम्फोमा की बात की है वहां पे भी इस डायग्राम को अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, इसी वजह से इस डायग्राम को हम बार बार लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल ये दोनों बी सेल ही है। ठीक है, तो बी सेल के ही फॉलिकल्स हैं, लेकिन ये जो है
प्रोलिफरेट नहीं होता, इस वजह से ये प्राइमरी कहलाता है। और ये प्रोलिफरेट जो होता है इसमें हमको बीच में जर्मिनल सेंटर देखने को मिलता है और किनारे मेंटल जोन देखने को मिलता है, इस वजह से इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये पैराकॉर्टेक्स वाला जो हिस्सा होता है ना, तो पैराकॉर्टेक्स वाले हिस्से में हमको मोस्टली टी सेल देखने को मिलते हैं। तो पता चला बी सेल जो होंगे ये हमारे कॉर्टेक्स में होंगे और पैराकॉर्टेक्स में टी सेल। और ये जो बी सेल प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करते हैं ना, ये प्लाज्मा सेल ये आ जाते हैं यहाँ मेडुला में, तो मेडुला में हमको प्लाज्मा सेल देखने को मिलते हैं। तो ऐसे बात करें तो यहाँ पे बी सेल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे टी सेल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे प्लाज्मा सेल देखने को मिलेंगे। और ये टी सेल हल्का फुल्का यहाँ मेडुला में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बी सेल यहाँ, टी सेल यहाँ, प्लाज्मा सेल एविडेंटली यहाँ होता है और यहाँ पे कुछ हमको टी सेल भी देखने को मिलते हैं। ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई देखिए आर्टरी से आता है और आर्टरी से देखिए ये आते हैं, ये देखिए साइनसेस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। कैपिलरी और आर्टरियोल में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसको देखिए वेन्यूल में। फिर जब ये वेन्यूल में कन्वर्ट होते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये हाई एंडोथेलियल सेल देखने को मिलते हैं। नॉर्मली एंडोथेलियल सेल देखिए फ्लैट होते हैं, लेकिन ये एंडोथेलियल सेल जो वेन्यूल्स में होते हैं, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में, ये हाई होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो सर्कुलेशन में हमारे बी सेल्स और टी सेल्स हैं, इनको ये अट्रैक्ट कर लेते हैं और अंदर यहाँ ले आते हैं और फिर यहाँ जहाँ जहाँ इनकी जगह होती है वहाँ भेज देते हैं। ये चीज़ हम बताएं। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ से लिम्फ नोड का क्या बताया गया कि ए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन दैट हैज़ मेनी अफरेंट्स। तो मेनी अफरेंट हमको देखने को मिलेगा, वन और मोर इफरेंट, मोस्टली वन इफरेंट देखने को मिलता है। तो देखिए मेनी अफरेंट, देखिए ये अफरेंट है, ये अफरेंट है, ये अफरेंट है, ये अफरेंट है, ठीक है। और देखिए एक यहाँ पे इफरेंट दिखाया गया, तो मोस्टली एक ही होता है इस वजह से एक दिखाया गया, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर क्या है, इनकैप्सुलेटेड। हम बताए थे कि ये इनकैप्सुलेटेड होता है, देखिए इनकैप्सुलेटेड है। और ट्रेबिकुले यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देखिए ट्रेबिकुले हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन बाय मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के जरिए नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन। तो मैक्रोफेज क्या करते हैं, जितने भी है ना, मैक्रोफेज जो होता है ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या करती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक हुई, तो इस वजह से लिम्फ नोड में हमको मैक्रोफेज के जरिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, तो इनका हमको नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। ये पहला फंक्शन हुआ। और दूसरा देखिए सर्कुलेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स। और बी और टी सेल्स का सर्कुलेशन हमको देखने को मिलता है इसी में लिम्फ नोड में, क्योंकि लिम्फ नोड में जब इंटर हुए, यहाँ से देखिए लिम्फ नोड में जब इंटर हुए तो यहाँ से देखिए ये इससे जो है जैसे नॉर्मल तो बाहर निकलना था, लेकिन यहाँ पे हाई एंडोथेलियल सेल है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। फिर जब यहाँ पे अंदर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे बी सेल्स आ जाएंगे, यहाँ पे टी सेल्स आ जाएंगे, और जो बी सेल्स से प्लाज्मा सेल बनेंगे यहाँ आ जाएंगे। तो ये चीज़ हुई। तो क्या हुआ, सर्कुलेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन। इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन भी हमको लिम्फ नोड में ही देखने को मिलता है। अभी आगे हम बात करेंगे बी सेल एक्टिवेशन और टी सेल एक्टिवेशन की, तो ये हमको लिम्फ नोड में ही देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है वहाँ पे अच्छे से बात करेंगे। और ये चीज़ हुई देखिए लिम्फ नोड का ओवरऑल। अब देखिए फॉलिकल वाले हिस्से की बात की जा रही है कि ये जो कॉर्टेक्स है ना, तो कॉर्टेक्स में देखिए हमको फॉलिकल देखने को मिलते हैं और मोस्टली ये बी सेल के फॉलिकल होते हैं। तो क्या होता है, लोकेटेड इन आउटर कॉर्टेक्स, तो आउटर कॉर्टेक्स में लोकेट होते हैं। और साइट ऑफ बी सेल लोकलाइजेशन एंड प्रोलिफरेशन, तो यहाँ पे हमको बी सेल का लोकलाइजेशन और प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। तो देखिए प्राइमरी फॉलिकल में लोकलाइजेशन खाली होगा और सेकेंडरी फॉलिकल में हमको प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई कि बी सेल लोकलाइजेशन एंड प्रोलिफरेशन। और प्राइमरी फॉलिकल आर डेंस एंड क्वेसेंट। तो प्राइमरी फॉलिकल जो होंगे ये डेंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको हेट्रोक्रोमेटिन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटिन का क्या काम है कि इनमें प्रोलिफरेशन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए हमको यूक्रोमेटिन देखने को मिलते हैं। तो यूक्रोमेटिन क्या होता है कि डीएनए जब ये खुला हुआ होता है तो इसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं, तो इस वजह से ये हमको पेल दिखता है। तो देखिए यहाँ पे वही बताया गया, सेकेंडरी फॉलिकल है पेल सेंट्रल जर्मिनल सेंटर एंड आर एक्टिव। और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं यहाँ पे देखिए पेल जर्मिनल सेंटर देखने को मिलता है और यही एक्टिव होते हैं। ये जो होते हैं ये सिर्फ यहाँ लोकलाइज होते हैं, लेकिन ये एक्टिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल ये हम यहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए हम मेडुला की बात करें तो मेडुला हम बताएं, देखिए ये मेडुला है, ठीक है। देखिए मेडुलरी कॉर्ड्स, ये मेडुला हो गया। तो मेडुला देखिए यहाँ प्रेजेंट है। तो मेडुला का क्या काम है, कंसिस्ट ऑफ मेडुलरी कॉर्ड्स। तो इसमें हमको मेडुलरी कॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, बताया ना कि देखिए मेडुलरी साइनस है, मेडुलरी कॉर्ड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेडुलरी कॉर्ड्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, क्लोजली पैक लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल। तो यहाँ पे क्लोजली पैक लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोस्टली यहाँ पे हमको प्लाज्मा सेल ही देखने को मिलते हैं मेडुला में, ठीक है। तो मेडुला में मोस्टली हमको प्लाज्मा सेल से देखने को मिलेंगे और लिम्फोसाइट भी कुछ देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए मेडुलरी साइनस कंटेन्स रेटिकुलर सेल्स एंड मैक्रोफेज। और इसी मेडुलरी साइनस में हमको रेटिकुलर सेल्स और मैक्रोफेज देखने को मिलते हैं। तो मैक्रोफेज का क्या काम होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, ये हमको पता है। और रेटिकुलर सेल्स जो होते हैं ये कोलेजन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो कोलेजन टाइप 3 का प्रोडक्शन ये रेटिकुलर सेल करते हैं। और उसके बाद फिर देखिए मेडुलरी साइनस कम्युनिकेट विद इफरेंट लिम्फेटिक। तो देखिए हम मेडुलरी साइनस को बताएं कि ये जो होता है कई मिलके इफरेंट लिम्फेटिक का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से एक बार फिर से देखिए, एफरेंट लिम्फेटिक, सब कैप्सुलर लिम्फेटिक्स यानी सब कैप्सुलर साइनस, फिर सब कॉर्टिकल साइनस, फिर उसके बाद मेडुलरी साइनस। फिर ये देखिए सारे मेडुलरी साइनस मिलके ये इफरेंट
लिम्फेटिक का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बताया गया कि मेडुलरी साइनस कम्युनिकेट विद इफरेंट लिम्फेटिक्स, तो इफरेंट लिम्फेटिक्स से मेडुलरी साइनस से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमारा मेडुला वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो मेडुला में हमको मोस्टली प्लाज्मा सेल देखने को मिलेंगे, बस हमको याद रखना है। और प्लाज्मा सेल हमको मालूम है कि ये एक्टिव बी सेल होते हैं और ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ से हमको एंटीबॉडी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए पैराकॉर्टेक्स की हम बात करें तो देखिए पैराकॉर्टेक्स क्या होता है। ये देखिए ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है, तो ये बीच वाला हिस्सा है पैराकॉर्टेक्स हुआ। और पैराकॉर्टेक्स में हमको टी सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पैराकॉर्टेक्स में हमको टी सेल देखने को मिलेंगे। रीजन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन फॉलिकल एंड मेडुला, तो देखिए फॉलिकल है और ये मेडुला, इसके बीच वाला जो रीजन है इसी को हम बोलते हैं पैराकॉर्टेक्स। और कंटेन हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स थ्रू विच टी एंड बी सेल इंटर फ्रॉम ब्लड। देखिए हम शुरू में ही बता चुके कि यहाँ जो ये पैराकॉर्टेक्स है इसमें देखिए हाई एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। और ये एंडोथेलियल सेल क्या करते हैं कि इसके जरिए बी सेल और टी सेल जो ब्लड में प्रेजेंट थे ये हमारे चले जाते हैं लिम्फ नोड में और ये लिम्फेटिक में इंटर कर जाते हैं। इसका काम क्या होता है ना, हम बताएं कि जैसे देखिए कोई भी एंटीबॉडी बनी ना, एंटीबॉडी बनी बी सेल बने किसी के अगेंस्ट, किसी एंटीजन के अगेंस्ट, तो जब ये इसके थ्रू लिम्फेटिक्स में ड्रेन होंगे पहले, और लिम्फेटिक्स में जब ड्रेन होंगे तो ये फिर अगले लिम्फ नोड में जाएंगे, फिर अगले लिम्फ नोड से ये धीरे धीरे करके ये चले जाएंगे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये जब जाएंगे सुपीरियर वेना के थ्रू, तो यहाँ से राइट हार्ट में गए, राइट हार्ट से फिर ये लेफ्ट हार्ट में जाएंगे, लेफ्ट हार्ट से फिर ये चले जाएंगे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब आए तो देखिए ये धीरे धीरे यहाँ से इस आर्टरी से इसमें एंटर कर जाएंगे। अब जब इसमें एंटर कर गए ना, किसी भी जितने लिम्फ नोड है सब में इसी आर्टरी के थ्रू यहाँ एंटर करेंगे। और जब यहाँ आर्टरी के थ्रू एंटर करेंगे तो अब क्या होगा कि ये जब हाई एंडोथेलियल सेल यहाँ जो प्रेजेंट है ये वाले, ये जब इसको अंदर कर लेंगे तो सारे लिम्फ नोड में जो ये एक स्पेसिफिक बी सेल या टी सेल बने हैं ये सारे लिम्फ नोड में चले जाएंगे। इस तरह से हर जगह हमको पता चलेगा कि इस एंटीजन का अटैक हो चुका है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है। तो अगली बार जब इन्फेक्शन होगा तो सारे लिम्फ नोड एक साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ये फायदा हमको देखने को मिलता है और इसी को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हम एक्स्ट्रा चीज़ बता के चले, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ देखें कि कंटेन्स टी सेल कंटेन होते हैं रीजन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन फॉलिकल एंड मेडुला, फॉलिकल और मेडुला के बीच में होता है। और हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू टी और बी सेल ब्लड सर्कुलेशन से ये लिम्फ नोड में एंटर कर जाते हैं। और इसका हम बता दिए कि इसका फायदा क्या होता है, ठीक है। और उसको फिर देखिए अंडर डेवलप्ड इन पेशेंट विद डाइजॉर्ज सिंड्रोम, तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम में हमको अंडर डेवलप देखने को मिलता है ये वाला हिस्सा। अभी हम बता रहे हैं क्यों, पहले देखिए, अच्छा अभी बता देते हैं। तो देखिए डाइजॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है कि थाइमस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो थाइमस का फॉर्मेशन मैच्योरेशन नहीं हो पाता है। और ये जो टी सेल हैं, ये टी सेल देखिए ये थाइमस में ही मैच्योर होते हैं। और जब थाइमस का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो ये टी सेल होंगे मैच्योर नहीं होंगे। जब टी सेल प्रेजेंट ही नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे, तो ये जो हिस्सा है टी सेल के प्रेजेंट वाला, अब यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि टी सेल को यहाँ रहना था, अब यहाँ पे टी सेल बने ही नहीं। तो यहाँ पे जब टी सेल नहीं रहेंगे तो इस वजह से ये वाला हिस्सा जो है पैराकॉर्टेक्स वाला या पैराकॉर्टिकल, ये हिस्सा अंडर डेवलप होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई रहने वाले नहीं, जब लोग ही नहीं है तो यहाँ पे घर क्यों बनेगा। तो इस वजह से ये वाला हिस्सा अंडर डेवलप रहता है डाइजॉर्ज सिंड्रोम में। अब जब डाइजॉर्ज सिंड्रोम की बात है ना, तो यहाँ पे देखिए ये वाले हिस्से में हमारे बी सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स में, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो इसमें भी हमको जो है डिजीज देखने को मिलती है और ये हिस्सा भी अंडर डेवलप देखने को मिलता है। और किस कंडीशन में अंडर डेवलप देखने को मिलता है, तो हम नाम देते हैं ब्रूटन्स डिजीज, ठीक है। तो ब्रूटन्स डिजीज में क्या होता है कि बी सेल का जो है ये फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो बी सेल का जो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे हमको अंडर डेवलप सेल देखने को मिलेंगे, यानी ये लिम्फ नोड का ये वाला हिस्सा जो है कॉर्टेक्स वाला, ये अंडर डेवलप देखने को मिलेगा। तो ये ब्रूटन्स डिजीज हम बता दिए। जब डाइजॉर्ज सिंड्रोम की बात है तो हम ब्रूटन्स डिजीज बता दिए। और ये एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है, ठीक है, ब्रूटन्स डिजीज। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, पैराकॉर्टेक्स इनलार्ज इन एंड एक्सट्रीम सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये देखिए ये टी सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना ये पैराकॉर्टिकल में, तो ये जो होते हैं मोस्टली वायरल इन्फेक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो क्या होता है कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है ना, जैसे एप्स्टीन बार का हुआ या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो यहाँ पे हमको हाइपर प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है पैराकॉर्टेक्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टी सेल है तो टी सेल का हाइपर प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि हमको पता है कि ये टी सेल जो होते हैं ये साइटोटॉक्सिक इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेलुलर मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी ये टी सेल से ही आती है। तो और सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं ये वायरस को किल करने में मेन रोल प्ले करते हैं। इस वजह से हमको इस कंडीशन में यहाँ पे हाइपर प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। तो ये पैराकॉर्टेक्स इनलार्ज इन एन एक्सट्रीम सेलुलर इम्यून रिस्पांस, तो एक्सट्रीम सेलुलर इम्यून रिस्पांस जब होगा तो हमको पैराकॉर्टेक्स ये इनलार्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि टी सेल ही इम्यून सेलुलर रिस्पांस में रोल प्ले करते हैं। और इसी वजह से हमको क्या होगा कि लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। तो देखिए एप्स्टीन बार वायरस या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो हमको पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगी, यहाँ पे टी सेल ज़्यादा हो जाएंगे, इस वजह से लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। तो ये पैराकॉर्टिकल के ताल्लुक से दो चीज़ बताई गई, एक यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हमको देखने को मिलेगा, वो डाइजॉर्ज सिंड्रोम में देखने को मिलता है। और हाइपरप्लेजिया हमको कब देखने को मिलेगा, जब एक्सट्रीम सेलुलर रिस्पांस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टी सेल का हाइपर प्रोलिफरेशन होता है। अच्छा यहाँ पे टी सेल की हम बात करें तो बी सेल में भी हम बात करें कि यहाँ पे देखिए
बार्टन्स डिजीज में बात की कि इसमें हाइपर प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी हमको हाइपर प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। क्यों? तो देखिए यहाँ पे बी सेल्स हैं और बी सेल्स ये जो होते हैं मोस्टली एक्टिवेट होते हैं बैक्टीरियल एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हमको हाइपर प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी हमको हाइपर प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है और यहाँ पे हमको वायरल इन्फेक्शन में हाइपर प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमको लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो है इम्यून सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें सब हम डिटेल में बात कर लिए और ये लिम्फ नोड के जो 3 लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स की हम बात की कि बाहर वाली जो फॉलिकल लेयर है यहाँ पे हमारी बी सेल प्रेजेंट होती हैं, मेडुला में जो होती है हमारी यहाँ पे मोस्टली प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होती हैं और पैराकॉर्टेक्स में मोस्टली हमें टी सेल प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे देखिए एक हम डिजीज़ की बात कर लिए कि ब्रोटन्स डिजीज़ देखने को मिलता है अगर बी सेल मेचुरेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, और अगर टी सेल का मेचुरेशन अच्छे से नहीं हो रहा तो हमको डाइजॉर्ज सिंड्रोम देखने को मिलता है, यानी डाइजॉर्ज सिंड्रोम में ऐसा देखने को मिला। और इस टी सेल वाले जोन का यानी पैराकॉर्टेक्स अगर हाइपर प्रोलिफरेशन हो रहा है जैसे वायरल इन्फेक्शन में, तो यहाँ पे हमको लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। और यहाँ पे हाँ अच्छा, बी सेल वाले में देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि बी सेल वाले में देखिए यहाँ पे क्या बी सेल प्रेजेंट है और जब इनका हाइपर प्रोलिफरेशन होता है ना, हाइपर प्रोलिफरेशन मोस्टली क्या लिम्फोमा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिम्फोमा में हमको यहीं से ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्टेट होती है, ये देखिए डिफरेंट स्टेट है, तो किसी में भी हमको हाइपर प्रोलिफरेशन देखने को मिला तो इसकी वजह से हमको लिम्फोमा देखने को मिलता है। और कौन सा लिम्फोमा होगा वो सब हम टॉपिक बात किए हैं लिम्फोमा के टॉपिक में, ठीक है। तो इसी डायग्राम को इस्तेमाल करके हम लिम्फोमा के टॉपिक में अच्छे से बात किए हैं और तो पता चला कि यहाँ से लिम्फोमा ओरिजिनेट होता है। तो ये चीज़ हो गई हमारी लिम्फ नोड के ताल्लुक से।